हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बायोलॉजी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिकाओं से संबंधित अध्ययन किया था और इस वीडियो में उसके आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, आप इसके पहले के सभी वीडियोस देख करके तभी ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि शुरू से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं। और इस वीडियो में कोशिकाओं के मुख्य भाग, जो कोशिकाओं से संबंधित चीज़ें हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो कोशिका के मुख्य भाग, चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कोशिका भित्ति के बारे में। दोस्तों, कोशिका भित्ति जो होती है, ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? पादप कोशिकाओं, यानी कि पौधे या पेड़ों की कोशिकाएं जो होती हैं वह पादप कोशिकाएं कहलाती हैं, और इन्हीं के अंतर्गत यह कोशिका भित्ति पाई जाती है, और यह सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वह निम्न पदार्थ से बनी होती है, तो उसमें एक ऑप्शन सेल्यूलोज होगा, तो सेल्यूलोज आपको टिक मारना है। और यह अपनी आकृति को निश्चित बनाए रखने के लिए अपनी और अपने साथ साथ कोशिका की आकृति को भी निश्चित बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है। जैसे पेड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं प्यारे दोस्तों, वह उनमें आप अभी पढ़े हैं कि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और यह कोशिका भित्ति उस कोशिका यानी कि पादप कोशिका का आकार को सुनिश्चित करने में योगदान देती है। और पादप कोशिकाओं के साथ साथ जीवाणुओं में, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया में भी यह कोशिका भित्ति पाई जाती है, और उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वह पेंटीडोगलकेन होता है, उसकी बनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों अब कोशिका भित्ति के आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। ठीक, कोशिका झिल्ली के बारे में। दोस्तों, कोशिका जो होती है, चाहे वह पादप कोशिका हो चाहे इंसानी कोशिका हो, वह ऊपर ही उसका भाग एक पतली झिल्ली से घिरा होता है, जो उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है उसको बाहर नहीं निकलने देता। तो एक पतली झिल्ली से घिरा होता है, और इसी झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक, और यह जो झिल्ली होती है वह अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य, मतलब कि इसमें कुछ कुछ भाग अंदर बाहर दिखता रहता है। ठीक, यह अर्धपारगम्य होती है और कोशिका के ठीक ऊपर ही होती है, कोशिका को घेरे रहती है पतली झिल्ली से। चलिए दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण होता है, उसका जो कार्य प्रणाली होता है वह यह होता है कि वह कोशिका के अंदर जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं उनको बाहर न निकलने दे, और अंदर बाहर जाने वाली चीज़ों का नियंत्रण कर सके। ठीक है, कोशिका की आकृति को बनाए रखती है, और कोशिका के अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं उनको बाहर नहीं निकलने देती, और कोशिका के अंदर जितने भी चीज़ें अंदर जाती हैं या फिर बाहर निकलती है उनको नियंत्रित करती है। तीन काम इस कोशिका झिल्ली का होता है। ठीक, चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है तारक काय। दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट इसमें हो गया है, क्योंकि मैं अपने हाथ से ही टाइप करके तब इसको बनाता हूँ, तो थोड़ी बहुत गलती आप जो है क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरी टाइपिंग जो है स्पीड तो ठीक ठाक हो गई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मिसप्रिंट होता रहता है, और जो है काफ़ी हद तक सुधरा भी है। यह अपने आप में सुधारता भी हूँ, लेकिन कुछ हल्का फुल्का अगर कहीं छूट जाता है तो वही यह सब होता है, तो आप उसके लिए क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, तीसरा है तारक काय। ठीक है, तारक काय की खोज प्यारे दोस्तों यह की थी बोबरे ने। किसने? बोबेरी ने तारक काय की खोज की थी। और जो तारक काय होता है प्यारे दोस्तों, यह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? जंतु कोशिकाओं में यह पाया जाता है। आप जैसे जान चुके हैं कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु जो कोशिकाएं होती है उसमें तारक काय पाया जाता है। और इस तारक काय के अंतर दोस्तों कण जैसी दो संरचनाएं होती हैं। ठीक है, कण जैसी दो इसमें संरचनाएं होती हैं, और इसको क्या कहते हैं? सेट्रियोल कहते हैं। क्या? सेट्रियोल कहते हैं। सेट्रियोल कहाँ पाया जाता है? तो सेट्रियोल जंतु कोशिका के अंदर जो तारकाय होता है, इसी में सेट्रियोल पाया जाता है। और सेट्रियोल कैसा होता है? यह
कण के आकार का होता है। ठीक है, कण के आकार होता है और इसकी संख्या 2 होती है। और समसूत्री विभाजन जो होता है, जिसके बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन में ध्रुव का यह निर्माण करने में सहायक होता है। ठीक है, इस कार्य का है, तो यह समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करने में यह सहायक होता है। चलिए, अब चौथा है अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक, क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। दोस्तों, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वह एक ओर तो केंद्रक झिल्ली से और दूसरी ओर कोशिका कला जो होता है उससे संबंध रहती है। ठीक है, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है वो एक तरफ जो है केंद्रक झिल्ली, अभी आप केंद्रक झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक झिल्ली जो होता है वो जो केंद्रक होता है उसके ठीक ऊपर वह, जैसे कोशिका को कोशिका झिल्ली घिरी रहती है, उसी तरह आपको जो है आपका केंद्रक होता है जो, वह केंद्रक को भी केंद्रक झिल्ली घेरे रहती है। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका कला जो होता है इन दोनों के बीच यह संबंधित होती है। और इसके किनारे किनारे जो है वह छोटी 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 कणिकाओं के रूप में कुछ लगा रहता है, और जो ये लगे रहते हैं उनको राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, अभी राइबोसोम्स के बारे में आप आगे पढ़ेंगे दोस्तों। राइबोसोम्स जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है, उसके बारे में अभी आप पढ़ेंगे। हालांकि अभी आप इतना जानिए कि जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है इसके ऊपर ही राइबोसोम्स छोटे 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 कणों के रूप में लगे रहते हैं। ठीक है, और जब यह अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इसका कार्य है यह प्रोटीन का संचरण, प्रोटीन का संचरण करने में यह अंतःप्रद्रव्य जालिका सहायक होती है, और तभी कोशिका झिल्ली और आदि का निर्माण संभव हो पाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं राइबोसोम्स के बारे में। दोस्तों, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि राइबोसोम्स जो है वह कोशिका कला के चारों ओर लगा रहता है, इतना तो हम लोगों ने पहले ही जान लिया है। अब उसके बारे में हम देखते हैं। दोस्तों, राइबोसोम्स की जो खोज की थी वह सर्वप्रथम 1953 में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था। रॉबिन्सन और ब्राउन ने राइबोसोम्स की खोज की थी 1953 ईस्वी में। ठीक, और पादप कोशिका में इसकी खोज की थी जी पैलाडे ने 1955 में। ठीक है, जंतु जो कोशिका होती है उसमें 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था, और पादप कोशिकाओं में जी पैलाडे ने 1955 में इसकी खोज की थी। और इसका नामकरण जो है 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था। 1958 में इसका नामकरण हुआ था। ठीक है, चलिए, और राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, जिसको आरएनए कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक प्रोटीन की यह जो है बनी होती है। ठीक है, दोस्तों बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये है और कई बार पूछा भी गया है कि जो राइबोसोम्स होता है वो किसके बने होते हैं, तो वह राइबोन्यूक्लिक एसिड कह लीजिए, यह चाहे तो प्रोटीन भी होता है तरह से, तो उसी की यह बनी होती है, और यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। किसमें? प्रोटीन के संश्लेषण में यह सहायक होती है। ठीक है, और इसी के कारण इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसको? राइबोसोम्स को या आरएनए को प्रोटीन की फैक्ट्री इसी कारण कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है और प्रोटीन के उत्पादन में भी यह सहायक होती है, इसीलिए इसको प्रोटीन का उत्पादन स्थल कहते हैं। चलिए दोस्तों, जो स्तनधारी होते हैं जिसमें कि ह्यूमन भी आते हैं, इनके जो रेड सेल्स होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं जिनको कहते हैं, उनमें रुधिर कण जो होते हैं उनमें राइबोसोम्स या अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता। और यह जो रेड पार्टिकल्स होते हैं यह प्रोटीन विश्लेषण इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बन जाता है कि किन कोशिकाओं में जो है
राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है तो रेड सेल्स में, ठीक है, लाल कणिकाएं जो होती हैं उनमें राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अब हम पढ़ते हैं। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है, इसकी खोज की थी खेज अल्टमैन ने। किसने? खेज अल्टमैन ने 1886 में इसकी खोज की थी, ठीक। और इसका नामकरण जो है बेंडा थे, एक वैज्ञानिक थे, बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो खेज अल्टमैन ने इसकी खोज की थी और इसका जो है नामकरण वह बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका श्वसन स्थल, क्या कहते हैं? कोशिका का श्वसन स्थल भी इसको कहा जाता है। और कोशिका के शोषण आदि के कारण ही इसको जो है शक्ति केंद्र या पावर हाउस कहा जाता है, ठीक। कोशिका का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि किस उपयुक्त में से किस कारक को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और इसको कोशिका का इंजन भी कहा जाता है, ठीक। और दोस्तों इसी के कारण कभी कभी इसको यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है, ठीक। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत है दोस्तों डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी यह पाया जाता है, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं गाल्जी काय। चलिए गाल्जी काय दोस्तों, गाल्जी काय की खोज कैमिलो गॉल्जी ने किया था। किसने? कैमिलो गॉल्जी ने इसकी खोज की थी और इसको जो है सूक्ष्म नलिकाओं का समूह या थैलियां कहा था। उन्होंने कहा था कि यह सूक्ष्म कोशिकाओं एवं थैलियों का बना है। गाल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग होती है, ठीक है। और यह पुटिकाएं जो हैं वह गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचाती हैं, ठीक। चलिए यदि कोई पदार्थ जो है वह कोशिका के बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गाल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, ठीक। यातायात प्रबंधक किसको कहते हैं? तो गाल्जी काय को ही अणुओं का, कोशिका में अणुओं का जो है यातायात प्रबंधक कहा जाता है, क्योंकि जो पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित होती है वह उसे पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली से बाहर निकलवा देती हैं इसके माध्यम से। चलिए कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम्स कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम्स में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ठीक। ग्लाइकोप्रोटीन कैसे बनता है? तो कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम्स जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक, जो राइबोसोम्स में निर्मित प्रोटीन से मिलकर के ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसके आगे का जो टॉपिक है वह अगले वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। और प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और सबसे बड़ी बात तो सब्सक्राइब, अगर जो नए हैं सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं इसको अधिक से अधिक शेयर करें
नए लोग भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए, क्योंकि ज्ञान अच्छी चीज़ है।